नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था आज से लगभग बताऊं तो 5 मंथ पहले। तो इस न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग हमने अपना दूसरा बुक शुरू भी कर दिया था, जिसका नाम था भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, जिसमें हमने 5वां अध्याय कर लिया था, छठा कर लिया था, 7वां कर लिया था। और आज हम 8वें अध्याय का जो हमारा वीडियो है, ये हमारा आगे का वीडियो है। इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो करा रखा है इस चैप्टर का। तो आज जो हमारा वीडियो है इसको समझते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हमारा पार्ट 5 है इस चैप्टर का, यानी किसान, जमींदार और राज्य। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था कि जो ये आपका चैप्टर है, इसमें आपको यही पढ़ना है कि जो मुगल काल था उसमें किसान और जमींदार का जो दशा है, जो हालत है, वो कैसा था। और मैंने आपको बताया था कि उस समय 95% जो लोग हैं वो कृषि का कार्य करते थे मुगल काल के अंदर। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि मुगल काल में इनका दशा कैसा था। यहाँ पे कोई हम मुगल दरबार को नहीं समझेंगे। वैसे आपका एक चैप्टर हुआ करता था शासक और इतिवृत्त, तो वो आपकी सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें ये सब बातें थी कि मुगल काल के साम्राज्यों को समझना, इनके जो ये बैठे हुए राजा और बाकी जो ये व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, उनको समझना। तो वैसे यहाँ पर हमें ये नहीं समझना, यहाँ पे किसान जमींदार को समझना है जो राज्य के अंदर रहते थे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, नीचे आपको दिख रहा होगा। और आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। और आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हो, यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप वहाँ पर आकर मुझसे पर्सनली जो सवाल है वो पूछ सकते हो। वैसे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो यूट्यूब पे, लेकिन यहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। ये भी एक आपके लिए अच्छा रास्ता है। और आपको मैंने सिलेबस बता दिया था, ये वाला जो ये सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, ये बहुत ही आपके मतलब आपका जो बोर्ड है उसने आपके लिए सिलेबस निकाला है इसी चैप्टर का। और मैं आपको ये जो सिलेबस है ये मैं अपने अकॉर्डिंग आपको कराऊंगा, जैसा कि मैंने आपको चारों वीडियो में बताया था। और देखो, मैंने आपको 7वां चैप्टर जो आपका था, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये मैंने आपको 3 वीडियो में कराया था। बहुत छोटा चैप्टर था और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था। आप इन तीनों वीडियो को देख सकते हो। तीनों वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल के जो प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो ये जो हमारा चैप्टर है, इसको मैंने आपके सामने इसके कुछ टॉपिक लिखे हैं। टोटल 17 टॉपिक बनते हैं। 17 में से 11 टॉपिक तक हमने जो है पार्ट 4 तक आते आते समझ लिया था। आज हम पार्ट 5 में 2 टॉपिक को समझेंगे, 12 और 13। मैं आपको 2-2, 3-3 मिनट का वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप देख भी सको और आपको समझ में भी आए। ठीक है। इसलिए जो पार्ट जो है ज़्यादा बना रहा हूँ, तो आपको समझ में आ सके। इसलिए मैं आपको हर ये जो चैप्टर है इसको मैं आपको हर टुकड़े में करा रहा हूँ। पार्ट 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर एक 5 आ रखा है आज, और एक फिर 6 आएगा, ऐसे। तो हम समझते हैं अपना ये टॉपिक 12, बसे हुए गांव से परे व्यक्ति या मजदूर कौन थे। जो हमारा मुगल काल के अंदर जो गांव है उसमें जो लोग थे, उसके अलावा जो लोग थे वो क्या कार्य करते थे, इसको समझते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का कटिंग है पूरा का पूरा। देखो, ग्रामीण भारत में जो बसे हुए लोग थे उनके पास खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। मैं आपको ये कहता हूँ, जो मुगल काल था उसमें तो जो लोग थे वो खेती तो करते थे, लेकिन कुछ लोग खेती के अलावा भी कुछ कुछ कार्य करते थे। उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो भारत है उसकी जो गहरी खेती है वो वहाँ पर एक तरह से वो अच्छा कृषि वाला प्रदेश माना जाता है। ठीक है। कुछ वहाँ से छोड़ के चले भी जाते हैं। तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों, खरबंदी बोल लेते हैं इसे, इससे घिरे रहते थे ये जंगल। ठीक है। ऐसे जो इलाके हैं वो झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तरी क्षेत्र, जिसमें हम बात कर ले नेपाल, भारत और इसका जो सीमावर्ती इलाके हैं, इनके जो सीमा आपस में टच होते हैं, उन वो जो इलाके हैं वो भी इसमें शामिल है। ठीक है। तराई में शामिल है ये लोग। और दक्षिणी भारत का जो पश्चिमी घाट है और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे ये सभी, जो मैं आपको एक तरह से किसान बता रहा हूँ जो खेती करते हैं। हालांकि इस काल यानी मुगल काल में आखिर जो भारतीय यानी कुल मिलाकर जो भारतीय स्तर पर जो जंगल थे उनका फैलाव औसत निकालना असंभव था। भारत के अंदर बहुत सारे जंगल थे जहाँ एक तरह से डाकू भी रहते होंगे। जो मैं आपको इसके अलावा वाला एक टॉपिक हमारा आगे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, 13वां जो टॉपिक हमारा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिर भी
समसामयिक स्रोतों से मिली जो जानकारी है उसके आधार पर ये अंदाजा लगाया जाता है या जा सकता है कि औसत बताऊं तो 40% यानी 40% जंगल जो है वो एक तरह से जहां पर जो है ये डाकू वाकू रहते होंगे। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वाले जो एक तरह से जो लोग हैं जंगल जो यहाँ पे मान लो कोई भी जंगल है वहां पे जो लोग रहते हैं उनको हम जंगली कहते हैं, यानी जंगली शब्द का जो है उनका प्रयोग किया जाता है उनको बुलाने के लिए का इस्तेमाल करती है। लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का होना बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आजकल इस शब्द का जो प्रचलित है अर्थ यही है कि उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, यानी मान लो कुछ जंगल में शिकार कर लिया, किसी को मार डाला, यानी कोई जानवर का जो है उनका शिकार कर लिया, तो ऐसे उनका गुजारा चलता था। शिकार करना, स्थानांतरणीय, और मान लो कोई खेती है, कोई स्थान पर ही कोई खेती हो रहा है। मैंने आपको बताया था झूम खेती। झूम खेती का मतलब हो जाता है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, देखो झूम खेती का मतलब होता है ऐसा खेती जो अलग अलग स्थान पे घूम के किया जाए। इस खेती को हम घुमक्कड़ खेती भी कहते हैं, घुमा दिया खेती भी कह देते हैं। यानी ये जो खेती है ये अलग अलग स्थान पे होता है। आज आप बिहार में कर रहे हो तो कल पटना में करोगे, परसों कहीं और करोगे। ऐसे आज हरियाणा में कर रहे हो तो कल राजस्थान में करोगे। ऐसे आप अलग अलग स्थान पर खेती करोगे। इसी खेती को हम झूम खेती कहते हैं। ठीक है, ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। मैंने आपको बताया था रबी फसल, ठीक है, खरीफ फसल, जायद फसल, ये तीनों फसल थे जिसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो है अनाज बोए जाते थे। उदाहरण के तौर पर आप भीलों में वसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किए जाते होंगे, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती होगी, मानसून के महीने में क्या होता होगा, और शरद के महीने में क्या होता होगा, जाड़े के महीने में शिकार किया जाता होगा। शिकार मान लो मछली का कर देंगे, है ना, क्योंकि जो ठंडी का मौसम होता है उसमें ये लोग मांसाहारी ज़्यादा खाते हैं। उस समय की बात करूँ मुगल काल में, तो मुगल काल में जो ये लोग ज़्यादा खाते होंगे तो मछलियों का शिकार ज़्यादा होता होगा। आपके बुक का फोटो है पूरा, और ये जो भी लिखा हुआ है पूरे बुक का लैंग्वेज है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसी में आगे जो हमारा पॉइंट है वो सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियादे पर खड़ा था एक तरह से, और इस बुनियाद को मजबूत भी करता एक तरह से ये था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले जो कबीले हैं इनकी जो खासियत थी। जहाँ तक राज्य का सवाल है, जहाँ तक हम राज्य की बात करें उसके मुकाबला उसके लिए जंगल उलट फैर वाला इलाका था। ठीक है, जो शहरी इलाका है, जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा सुविधा चाहिए हर चीज़ के लिए, तो वो कहीं ना कहीं जंगल में तो रह ही नहीं पाएंगे। तो शहर के मुकाबले, राज्य के मुकाबले जो जंगल है वो उनके लिए उलट फैर वाला इलाका था। ठीक है, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा था, मवाज था, इलाका था, आवाज़ था। ठीक है, एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं तो वो कहते हैं कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे। ठीक है, और कर जो है यानी जो टैक्स है अदा करने के लिए मुकर जाते थे। ठीक है, यानी जो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं वो शिकार करते थे, कहीं ना कहीं वो शिकारी भी बन गए थे, वो डाकू भी बन गए थे। वो कर को इकट्ठा करने में भी, मतलब कर को देने में भी उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होता था या देती भी नहीं थे। तो ये सब बातें जो है यहाँ पर चल रही है। अब बात करते हैं 13वां टॉपिक, जंगलों में बाहरी आक्रमण। जो हमारा जंगल है मुगल काल में उसमें बाहरी आक्रमण क्या क्या हो गया। ठीक है, बाहरी आक्रमण क्या हो गया मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप एक नोटबुक निकाल लो, एक पेन निकाल लो और नोट बनाते हुए चलोगे तो आपको बहुत फायदा है, मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझते हैं। 13वां, देखो जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। ठीक है, मसलन राज्य को सेना की के लिए हाथियों का जरूरत होता था। ज़्यादातर जो डाकू है वो हाथियों, मतलब एक तरह आप कहूँ तो जो ये मान लो पूरा जंगल है, जो बाहर से जो हमारी आक्रमण होगा, जो डाकू आएंगे वो अलग तरीके से आएंगे घोड़े पे, और जो राज्य के अंदर जो लोग हैं वो हाथी को अपना सेना के रूप में वो रखते थे। यहाँ लिखा हुआ है सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती होगी उस समय इनसे बचने के लिए, है ना। इसलिए जंगलवासियों से ली जाने वाली जो पेशकश है उसमें अक्सर हाथी भी शामिल होते हैं। ठीक है, और समझते हैं। देखो मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का लक्षण था शिकार अभियान।
दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्या को और शिकायतों पर जो है गौर करता था। और दरबारी जो कलाकार एक तरह कलाकार थे, वो चित्रों के शिकार यानी चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। जब भी हम बात करेंगे तो शिकार की जो बातें हैं वो ज़्यादातर आएंगी वहाँ पर। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक दृश्य डाल देते थे और सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जब वहाँ पर कोई सेनापति या मान लो कोई सेनापति है, हाथी के द्वारा किसी जंगलवासी को पकड़ लिया, तो वहाँ पर पूछताछ होंगी। जैसा आजकल अदालत में होता है, दो पक्ष रहते हैं, ये रहता है दोनों में से एक इसका वकील रहता है, इसका रहता है, ये इसके पक्ष में चलता है, ये इसके पक्ष में चलता है। अब इन दोनों का जिसका पलड़ा भारी है तो वो जीत जाता है, उसको फिर वो जो हार जाता है या फिर जो जिसका गुनाह साबित हो जाता है उसको धारा के मुकाबले जो है सजा एक तरह से मिलता है। तो यहाँ पर भी कुल मिला के यही बातें चलती है कि जब जो जंगलवासी जो है, मतलब जो एक तरह आप कह सकते हो बाहरी ताकत, यानी ऐसे ताकत जो बाहर से आए, तो जो बाहरी ताकत है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बातें चलती होंगी और बातें में हाथियों का उपलब्धता होगा। अब हाथी जब उपलब्ध होंगे तो उनकी बातें भी होगी, यानी उनको वो तो बोल तो सकते नहीं है वो, लेकिन उनकी बातें वहाँ पर सैनिक के द्वारा बताई जाती होंगी। तो वाणिज्य खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे सरद, शहद, ठीक है, मधुमोम और लाख कह सकते हो आपकी बहुत मांग थी। ठीक है, लाख जैसी वस्तुएं जो है वो 17वीं शताब्दी के अंदर, यानी 1601 से लेकर 1700 का जो समय, इस 17वीं शताब्दी कहलाता है। तो भारत में समुद्र पार होने वाले जो निर्यात, और मैं आपको एक बता दूं, आप देखो, अगर आपको दशक का मतलब नहीं पता है, शताब्दी का मतलब नहीं पता है, ठीक है, सदी का मतलब नहीं पता है और सहस्त्राब्दी का मतलब नहीं पता है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इतिहास समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा और ईसा पूर्व समझना पड़ेगा, तभी आप ये समझ पाओगे। देखो, हाथी भी पकड़े और बचे यानी बेचे जाते होंगे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती होगी। कुछ कबीले और भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले जो जमीनी व्यापार है उसमें भी लगे हुए थे कुछ कबीले, कुछ इलाका। जैसे पंजाब का जो लोहानी कबीला था, वह पंजाब के गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी एक तरह से एक तरह से उसमें भी इसका एक तरह संबंध था उस समय। ठीक है, जो अफगानिस्तान था, जो भारत था, इनका जो व्यापार होता था किसी क्षेत्र के ऊपर, तो उस क्षेत्र का इनके बीच में कहीं ना कहीं संबंध भी होता होगा। तो सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। ठीक है, जो भी सामाजिक कारण है, यानी ऐसे कारण जो समाज के अंदर दिखाई दे, उनको हम कहते हैं सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण जो है वो जंगलवासियों के जीवन को बदल देता है एक तरह से। कबीले के भी जो है बड़े सरदार होते हैं, है ना। बहुत कुछ अगर मैं बताऊं तो ग्रामीण जो समुदाय हैं उनके बड़े आदमियों की तरह कई कबीलों के जो सरदार है, जमींदार, वो बन गए थे। मतलब कुछ ऐसा क्षेत्र जिनके जो है जमींदार भी बन गए थे, है ना। कुछ तो राजा भी हो गए वहां के। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने में बहुत ही मतलब जरूरत पड़ गई। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सेना में एक तरह से सेना में भर्ती करने की मांग कर दी। सिंध इलाके की जो कबीलाई थी, जो क्षेत्र था सिंध के इलाके का, उनके सेनाओं में 6000 घुड़सवार थे और 7000 जो है पैदल सिपाही थी। विद्रोही राज वाले चैप्टर में हम समझेंगे, वहां पर भी इनका जिक्र आ जाता है। तो असम में अहोम राजाओं के अपने एक तरह से कह सकते हो आप पायक या फिर हो सकते थे एक तरह से, मतलब इनका आपस में संबंध यहाँ पे होता होगा, और जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा दी जाती होगी। मान लो जमीन किसी को बेचना है, वो बेचेगा, उसको सैनिक सुविधा मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं मान लो आप हो, आप ए मान लो, आप बी मान लो, जब इनसे जमीन आप खरीदते हो तो आपको सेना भी मिलता है फ्री में, ठीक है, जमीन की रक्षा के लिए। तो कुछ यहीं पर ये खेल था किसान, जमींदार और राज्य के अंदर, यानी राज्य के अंदर किसान और जमींदार का भूमिका मुगल काल में यही था। हालांकि कबीलाई मतलब हो जाता है क्षेत्र व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले शुरू हो चुका था। ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आते आते क्या होता है कि यह जो प्रक्रिया पूरी तरह से विकसित हो जाती है। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों, कबीलाई जो है वहाँ के राज्य जो है उनसे हमें मिल जाती है। और 16वीं शताब्दी जो हमारा समय है,
इसमें क्या है, राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ युद्ध भी किया था, उन पे कब्जा भी हुआ था, और जंगल के जो सांस्कृतिक रूप है उसमें भी प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। इतिहासकार जो है वो जिसमें सुझाव देते हैं, और फिर जाके जो है इसी में उसके बाद सूफी संतों, जिसमें पीर का नाम ले लेते हैं हम, ठीक है। सूफी संत में जो पीर है उसने एक बड़ी भूमिका अदा की थी, ठीक है। एक आपका चैप्टर आएगा सूफी संत वाला, वैसे तो खत्म भी हो गया, मैंने आपको करा भी दिया है, ठीक है। सूफी संत में मैंने आपको बताया था भक्ति सूफी परंपरा में कि सूफी संत कौन होते थे, जो ऊनी वस्त्र पहनते थे और कव्वाली गा के ईश्वर की आराधना करते थे, उसे हम सूफी एक तरह से कहते हैं। सूफीवाद क्या होता है, इसी यही होता है सूफीवाद, है ना। तो वहां मैंने आपको बताया था, अध्याय 6 में आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है अध्याय 6 में आप ये देख सकते हो, अगर आपको समझना है सूफी संत तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 5 है वो समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बाकी वीडियो शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, फोटो भी दिखाता हूँ, तो आप कर सकते हो सब्सक्राइब। बहुत ही आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।